नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। कई बार आप दुकान से या ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो सामान आपने खरीदा है या ऑर्डर किया है वो दाल, आटा, चावल सच में ऑर्गेनिक है या नहीं, ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये बताने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर अरविंद गोदारा हैं। आपको बता दूं, मिस्टर अरविंद जो हैं वो नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स के फाउंडर हैं। नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स राजस्थान के श्रीगंगानगर में बेस्ड एक स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप करीब 10,000 से ज़्यादा किसानों के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है और आप हम सब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो अरविंद जी, स्वागत है आपका किसान तक पर। थैंक यू, नमस्कार एवरीवन। और किसान तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक वही सवाल पूछना था कि जो सामान हम ऑर्गेनिक समझ के खरीदते हैं उसकी सच में पहचान करने के क्या क्या चेकलिस्ट हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं? बहुत सही सवाल है और इससे कंज्यूमर इंसाइट भी बढ़ने जा रही है। मेरे को लगता है ये वीडियो देखने के बाद सभी आम उपभोक्ता भी देख पाएगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, इस समय लेबल पड़ेगा इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो लेबल पड़ेगा मूवमेंट को नेचरलैंड ऑर्गेनिक सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हम कंज्यूमर्स को ये जानकारी देने के लिए कि कोई भी प्रोड्यूस वो ले रहा है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है, उसके लिए आप लेबल सेक्शन पे जाइए, उस प्रोडक्ट के राइटअप को देखिए। वहाँ पे आपको भारत का, जैविक भारत का लोगो देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो देखने के लिए मिलेगा, उस जिससे आप देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद है कि नहीं। ये देखने से ही ये जानकारी मिलेगी कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिकली ऑर्गेनिक है। और अगर वो ऑथेंटिकली ऑर्गेनिक है तो आप उसके अपने उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पैक्ड प्रोडक्ट की बात हो गई, मान लीजिए आटा, तेल, चावल, ये सब है। अब इतना आजकल सब्जियों में, फलों में मिलावट की रोज़ बात आ रही है कि तरबूज में इंजेक्शंस लग रहे हैं और आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, ये सब। तो पैक्ड फूड में तो लेबलिंग आप देख सकते हैं। जो ये फल सब्जियां होती हैं कई बार, इनमें जो क्लेम किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक है, उसका भी कोई एक तरीका होता है? उसके लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन बॉडी का ट्रेसेबिलिटी सिस्टम आपको दे रहा है कि वो कहाँ से ग्रो हो रहा है और आपको कैसे डिलीवर हो रहा है, आप उस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उस सर्टिफिकेशन जो चैनल को है वो ट्रेसेबिलिटी के साथ आप ग्राहक को दिखा पा रहे हैं। हिमाचल के किसान ने आपको दिल्ली में टमाटर ला के दिया, ठीक है, तो टमाटर कौन से फार्म पे उग रहे हैं, नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप ये देख सकते हैं कि कई कंपनीज हैं जो इस ट्रेसेबिलिटी को दिखा भी रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और उस चैनल को एलोबरेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई पैक्ड फूड आइटम है तो वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग हो रही है, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर सोलन से वो टमाटर एक दिन पहले टूटा है और अगले दिन सुबह उसने दिल्ली में मार्केट में आ जाना है और उसने बिक भी जाना है, हाँ। तो वहाँ पे सप्लाई चेन जो है वो बहुत फास्ट है और उस तरीके से उसका जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है वो डिजिटली टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर कोई कंपनी कर रही है या कुछ इस पे प्रयास कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक ट्रेसेबिलिटी चेन सिस्टम इसको एलोबरेट करती है। अच्छा, और वैसे कोई तरीका नहीं है फल सब्जियों में ऑर्गेनिक? फल सब्जी में ऑर्गेनिक एक अभी भी चैलेंज है, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इसको आने वाले समय में सफल बनाएगा। मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी कि कई बार ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक कहेंगे कंसर्न ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कम हो जाएगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो वो किसान उस नुकसान की भरपाई कैसे करते हैं? इस मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको इस टोटल सिस्टम में आपको कुछ जानकारी देनी चाहूँगा। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं तो हम 30 से 40% हमारी एग्री इनपुट की लागत को कम कर देते हैं। जब हम बाहर से केमिकल्स और ये सब, तो लागत में हमने कटौती कर दी। दूसरा, हम अपने फार्मर्स को, नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स अपने फार्मर्स को प्रीवेलिंग मार्केट रेट्स के ऊपर प्रीमियम ऑफर करता है, जिससे उनको अपनी प्रोड्यूस का बेहतर प्रीमियम प्राइस उनको मिलता है। और थर्डली, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जो स्टार्टिंग के 3 साल होते हैं, जब अपने प्रोडक्शन, जैसे ही आप केमिकल से नेचुरल वे पे जाते हो तो वहाँ पे अगर वो केमिकली कंटेमिनेशन ज़्यादा रहा है, हाई डोजेज ऑफ यूरिया, DAP का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ डेफिनेटली प्रोडक्शन डाउन जाता है। लेकिन
धीरे धीरे वो 2-3 साल में कवर अप होके अपने आगे बढ़ना शुरू कर देता है और अच्छा। उस जो आज का स्तर है उसको भी पार कर जाता है। अगर मैं आज के समय में आपको मतलब एग्जांपल आप दूं, कह रहे हैं कि पंजाब में लोगों ने 1-1 एकड़ में 2 बैग 3 बैग तक यूरिया पे चले गए हैं। हाँ। इतना एक्सेस इनपुट डालने के बावजूद भी अपने आउटपुट नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में इस तरीके से होने जा रहा है कि ऑर्गेनिक में ये जो अपने प्रोड्यूस है वो धीरे धीरे खेती मिट्टी से उसको स्ट्रेंथ मिलने के साथ साथ जो क्रॉप है वो और अच्छी यील्ड देने लगती है और अपनी आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो वापस से मतलब विकसित हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमेशा से ही मतलब लागत घटाने के ऊपर जोर देता है और उत्पादन बढ़ना एक नेचुरल फिनोमिनन है और जैसे जैसे ज़मीन की सेहत सुधरेगी हमारा उत्पादन क्षमता भी अपने बढ़ेगी। यही हमारी सोच है और इन द लॉन्ग रन द विनर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। कुछ उस तरह का भी आपका मैं पढ़ रही थी एक सोशल मूवमेंट चला हुआ है कि आप अपनी सेल्स का कुछ % बच्चियों के एजुकेशन के लिए देते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? जब भी आप नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स का कोई भी पैक लेते हैं हाँ। तो डेफिनेटली एक चीज़ आप ये कर रहे हैं कि हम रूरल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हम स्पॉन्सर कर रहे हैं क्योंकि हम खुद ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव में रहते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि वुमेन जो अपने एजुकेशन को है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं और जब भी आप कोई पैक खरीद रहे हैं हमारा 1% ऑफ द सेल्स गोज टू द दिस कॉज ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। बहुत अच्छी मुहिम है, मैं तो कहूँगी नहीं, मतलब ये भगवान की कृपा से ये बढ़िया हो रहा है और सभी मतलब आज ये जो ग्राउंड लेवल पे हमारी कंपनी की एक्टिविटीज़ है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आम पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। उन बच्चियों की भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उनकी दुआएं उनकी ब्लेसिंग्स है जी। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी पूछनी थी कि जिस गांव में आप रहते हैं, क्या नाम है आपका गांव हमारे का? गांव का नाम है जी मदेरा। अच्छा, तो मदेरा में तो सारे किसान आपके साथ एसोसिएटेड है या क्या है? मदेरा में किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है, उस एरिया में क्या है? मदेरा में रबी खरीफ की हमारा जो गाँव है ये एक बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हम हैं और श्री गंगानगर ज़िले में आता है। तो हमारा ज़िला पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 स्टेट बाउंड्रीज भी शेयर कर रहा है। अच्छा। तो डेफिनेटली हमारे लिए ये है कि ये ग्रामीण परिवेश का मतलब एरिया है, लेकिन डेफिनेटली फूड एंड एग्री सेक्टर को हमारे हिसाब से आने वाले समय में बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है और ये बढ़ती हुई आबादी के लिए एक फूड सिक्योरिटी का भी काम करेगा और प्लस इंडिया के लिए फूड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का एक अच्छा ज़रिया बनेगा। आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक फूड डेफिनेटली कोविड के बाद से हम सब लोगों ने अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो गुड फूड फॉर एवरीवन इस थॉट को हमेशा सपोर्ट करता है। ओके, एक चीज़ और भी मुझे पूछनी थी, इतने सारे किसानों से आप मिलते हैं, लगभग 10,000 से ज़्यादा किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं ओवरऑल, आप उसमें क्या चीज़ पाते हैं कि ये चीज़ है जिसकी वजह से किसानों का उतना अच्छी इनकम नहीं हो पाती, या ओवरऑल जब हम फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की बात करते हैं तो आपकी नज़र में क्या हर्डल सबसे बड़ा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? और सरकार जितनी स्कीम चला रही है उस पर भी मुझे पूछना था कि कौन सी स्कीम है जो किसानों के वेलबींग के लिए और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है? एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा मैम यहाँ पे कि आने वाले समय के लिए फूड एंड एग्री सेक्टर बहुत फ्लोरिश करने जा रहा है। ये सेक्टर फ्लोरिश कर रहा है लेकिन किसान की सेहत अच्छी नहीं है जी। इसका मतलब किसानों को अपने इस स्थिति के ऊपर गौर करना है और उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन इसके अंदर ही है। क्या? अगर कोई भी किसान, जैसे मैं भी फार्मर फैमिली से ही बिलोंग कर रहा हूँ और अगर मैं उनमें से ही अपने आज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा हूँ, वो भी फूड प्रोसेसिंग एक वो जरिया है जिससे अपने कोई भी किसान अपनी खेती की इनकम में सुधार कर सकता है। जब भी वो कोई अपने प्रोसेसिंग में जाएगा, जब भी उस प्रोड्यूस को एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, चाहे वो डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करे, उसको मार्केट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को तैयार करे और फिर उसको प्रोसेस करके मार्केट तक खुद पहुँचे, ये दोनों तीनों चेन जब वो कड़ी को कंबाइन करेगा, जोड़ेगा, तब उसको सक्सेस भी मिलेगी और उसकी इनकम भी बढ़ेगी।
अगर इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं, अगर किसान अगर आज जो भी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस की कोई भी फैक्ट्रीज है, उनको गांव में ही होना चाहिए। आटा मिल हो तो गांव में हो, और वो वहीं से ही गेहूं मिलता है, और उसी आटे का आटा, मैदा, दलिया, सूजी से लेके पास्ता से लेके बिस्किट से लेके कई इंडस्ट्रीज लगे, और वही उसकी एक बेहतर अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाए जो ऑथेंटिक इन टेस्ट हो, जो हमारे हमेशा इंडियन प्रोडक्ट्स हमेशा से रहे हैं, और वही प्रोड्यूस को आप पूरे, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, बाज़ार है ये, और प्लस वर्ल्ड लेवल के मार्केट तक अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस बना के लेके जाएं, तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत बायर्स हैं। तो डेफिनेटली ये एक बैलेंस है जिसको अचीव करके आज के समय में जो किसानों के बेटे हैं वो पढ़े लिखे हैं, और वो गवर्नमेंट की अलग अलग खूब अच्छी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आपको सब्सिडीज़ मिल रही है, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है नई इंडस्ट्री डालने का। इंडस्ट्री डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप खुद ही अपने एरिया में रोज़गार देने वाले बन जाते हो, लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, प्लस फार्मर्स के प्रोड्यूस को अपने बायर भी मिलता है, तो देयर इज एन अलाइनमेंट। और इस तरीके से इसका बेस्ट सिस्टम है। अगर हमारे किसान छोटे हैं, हम छोटी जोत वाले किसान हैं, तो हमें इन किसानों को संगठित होकर FPO, FPC इस फॉर्मेट में जुड़ के खेती करनी चाहिए, और उससे उनकी आमदनी डेफिनेटली बढ़ने जा रही है। ये कोई इलेक्शन मुद्दा नहीं होना चाहिए कि किसकी आमदन बढ़ानी है तो इलेक्शन में बढ़ानी है, ऐसा नहीं। उसकी किसान की आमदनी बढ़े और हमेशा वो एक आगे बढ़ता हुआ, एक हंसता हुआ किसान हमेशा रहे, प्रोग्रेसिव फार्मर रहे, उसके लिए उसको थोड़े से प्रयासों को अलाइन करना है इस तरीके से, ताकि वो अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को अपने इस फार्मिंग के साथ जोड़ दे। समस्या क्या देखते हैं ओवरऑल, अभी कहाँ किसान अटक जाते हैं? अटक यहाँ पे रहे जी कि एक तो किसान मतलब ये एक पीढ़ी का ट्रांजिशन फेज है। जो नई किसान का बेटा है वो खेती में नहीं जा रहा है जी। अगर वो नया आइडिया लेके आए, अगर गांव के जो यंगर जनरेशन है, अगर वो किसानी आइडिया लेके आए और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें इन FPC, FPO मॉडल में, तो डेफिनेटली सक्सेस है। अच्छा, वहाँ पे और नेक इरादों को भगवान हमेशा आशीर्वाद देते हैं, जरूर उनको कामयाबी मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास है, और मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अरविंद जी ने पहले हॉस्टल से 12th की पिलानी से, बिट्स पिलानी से, फिर जिला पब्लिक स्कूल पिलानी से, हाँ, फिर उसके बाद दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन की। तो दिल्ली आपका आना जाना लगा रहता है, पहले दिल्ली आए, फिर दिल्ली से वापस श्रीगंगानगर चले गए। तो फ्यूचर अब क्या है नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स का? फ्यूचर ये है कि ग्लोबल फूड प्रोडक्ट ब्रांड बनना है। अच्छा, हेल्दी और नेचुरल ब्रांड के तौर पे हमारी पहचान बने, हर घर तक हम पहुँचें, एंड गुड फूड फॉर एवरीवन, ये हम इसको रीच आउट करें। वी आर पीपल्स ऑर्गेनिक ब्रांड, हर आदमी का हक है कि उसको एक अच्छा खाने पीने की चीज़ मिले। ओके ओके, जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास, आप पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए, आपको 2002 से आप इस कंपनी में, तो बिल्कुल हमारे पास 20 साल हो गए, 22 साल हो चुके हैं, 22 साल का एक्सपीरियंस है, हम इस पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें टिप है? टिप यही है मैम कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप फार्मिंग से जुड़ा हुआ काम कीजिए, चाहे डेयरी पे कीजिए, पोल्ट्री, फिशरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फार्मिंग एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे हमेशा लोगों का जुड़ाव होगा, लोग मिलेंगे और एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, और उस प्रोड्यूस को आप पूरे ग्लोबली आज लेके जा सकते हैं। जब आज के इस ग्लोबल इकोनॉमी में आप कोई भी प्रोड्यूस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उसकी डिमांड US तक भी हो सकती है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो आप डेफिनेटली मार्केट भी है, और लोगों के पास बहुत सारे अपने इसके बायर्स भी पोटेंशियल मिल जाते हैं। हमारा यही अंदाज है बोलने का कि अगर आप गांव में इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग को, इनको बढ़ावा देते हैं, तो डेफिनेटली अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मिलता है। वो है खेती से जुड़ी हुई समस्या का भी समाधान मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी समाधान मिलता है, रूरल अपने डेवलपमेंट का भी समाधान मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें संभल जाती है, गांव की सूरत और सीरत बदल जाती है। तो आपके गांव की सूरत सीरत बदल गई है? डेफिनेटली बदल रही है, और लोग अगर मेरे को देख के कई लोग प्रेरित होके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है।
अच्छा, जब आप दिल्ली से वापस, सबका भला हो भगवान की दया से, ये अच्छी बात। जब आप दिल्ली से वापस गए थे तो पेरेंट्स ने कहा इस तरह से कि कहाँ पढ़ाई लिखाई की और वापस आके गांव में खेती एक्चुअल में किसानी शुरू कर दी? ये था, लेकिन उस समय और आज 22 साल पहले इसको अपने पैशन को चेज करना, ये सब एक कूल थिंग नहीं थी। लेकिन आज के समय तो ये जनरेशन बहुत लकी है कि उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि जिस चीज़ से वो प्यार कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो कर पा रहे हैं और वो उनको रियल खुशी भी दे रही है। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलमोस्ट 150 करोड़ का बिजनेस सेटअप बना दिया है, तो चैलेंजेस क्या है पिछले 20 साल की जर्नी में? सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही जिसमें लगा कई बार के गिव अप कर देते हैं? चैलेंजेस क्या थे, कैसे कॉप अप किए, स्ट्रेस कैसे मिटाते हैं अपना? चैलेंजेस आते जाते रहेंगे जी, लेकिन अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये एक फेज होता है। अच्छा। अगर जब तक आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक आपको अपने सक्सेस का एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा? अच्छा। तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस में से रास्ता निकलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारी स्टोरी ये है कि हम खुद गांव से निकल के अपने प्रोड्यूस को पैन इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में लेके गए हैं। तो हम अपने आप में एक ये एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं कि गांव का कोई भी साथी कि आज आप खेती किसानी के जो आपका चैनल देख रहे हैं, वो ये इसमें से कोई भी अगर हमें देख के अगर एंटरप्रेन्योरशिप आगे लेके जाता है और खेती किसानी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करता है, तो हमें लगेगा कि हमारी इस बातचीत का एक पॉजिटिव असर हुआ है। आप गाँव हमारे पधारो, गांव में कोई भी स्ट्रेस नहीं है। गांव में कभी स्ट्रेस होता ही नहीं। ये शहरों, ये आजकल के नए शहरों में वर्ड्स हैं स्ट्रेस, और ये इस तरीके से गांव में कोई स्ट्रेस नहीं है जी। अच्छा। गांव में जो रहता है बिल्कुल मौज से रहते हैं। तो आपके गांव आना पड़ेगा फिर। बिल्कुल आप आइए, और इसीलिए आने वाले समय में एक और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, रूरल टूरिज्म अगले 5 से 10 सालों में आप देखिएगा, शहर की भीड़ गाँव में आएगी। उनको अच्छा ग्रामीण फ्लेवर पसंद होगा, उनको वो ज़रूर अट्रैक्ट भी करेगा। और उस समय जैसा आज आप गांव से शहर में पलायन देख रहे हो, उस समय आप ये भी देखेंगे कि शहर से लोग खूब गांव भी आया करेंगे। अच्छा, लेकिन आपके गांव में तो गर्मी बहुत है शायद इस समय। तो हम तो 0 to 50 वाले हैं जी। 0 डिग्री भी हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में 50 डिग्री भी है। तो इतने एक्सट्रीम वेदर में मतलब वेदर वाला स्ट्रेस नहीं होता कि कहाँ? हमारे पास छाछ राबड़ी है मैम, हम तो ठंडी चीजें का सेवन करते हैं और कूल रहते हैं। छाछ राबड़ी पीता है जी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हमारे क्षेत्र के लोग। ये देसी ड्रिंक्स हैं। अच्छा। जो आपको बहुत ही कूल रखते हैं और आपका खाना पीना बड़ा सादा होता है। अच्छा। दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खेती किसानी में एक एंटरप्रेन्योरशिप को और जोड़िए, जिससे खेती किसानी प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता यहीं से निकलेगा, और वहाँ पे जो ग्रामीण भारत में रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ साथ में आप अपने रूरल इकोनॉमी में भी अपना योगदान दे सकेंगे। तो दिल से किसान सीरीज़ में आज हमने बात की अरविंद गोदारा जी से। आपको बता दें, इस सीरीज़ में हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो सीधे खेती किसानी से जुड़े हैं और अपने काम के माध्यम से किसानों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर रहे हैं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।